गंगा नदी पर मैंने अपना पीएचडी के लिए भी रिसर्च का काम किया और बाद में जब गंगा एक्शन प्लान 1985 में लॉन्च हुआ तो एक मेजर प्रोजेक्ट मिला जिसमें बिहार के बक्सर से बाढ़ का लगभग 200 किलोमीटर क्षेत्र में गंगा के वाटर क्वालिटी, गंगा की जैव विविधता, गंगा के पानी की और कीचड़ में हेवी मेटल्स और इसके अलावा गंगा के तट पर जितने भी तरह के पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन किया 1985 से 1988 के तक। और उसी क्रम में गंगा के डॉल्फिन का भी एक नमूना मेरे सामने आया। एक मरा हुआ न्यूली बॉर्न बेबी गंगा डॉल्फिन का मेरे लेबोरेटरी में लाया गया। तो फिर मेरा इंटरेस्ट इसमें भी आया कि गंगा डॉल्फिन को तो बचपन से देखते आ रहे थे, अब ये डॉल्फिन की हत्या भी हो रही है। मछुआरों से भी पूछा मैंने कि संख्या इसकी घट रही है, क्यों घट रही है। उन लोगों ने कहा कि हम लोग इसको मारते हैं और इसके शरीर से तेल निकाल करके, उसके फैट होता है शरीर में काफ़ी, उससे तेल निकाल करके हम मछली पकड़ते हैं। तो मेरे ध्यान में आया कि एक समय आ जाएगा जबकि ये तो पूरे डॉल्फिन को ही ख़त्म कर देंगे लोग। और डॉल्फिन गंगा के स्वास्थ्य का दर्पण है, एक इंडिकेटर स्पीसीज है जो ये इंडिकेट करता है कि गंगा का स्वास्थ्य कैसा है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के भी एडिशनल सेक्रेटरी उस समय हमारे पास आए थे जब हमने 85 से 88 का रिपोर्ट सबमिट किया था। उसमें उस न्यूली बॉर्न बेबी के एनाटॉमी और उसके बारे में कुछ लिखा था। तो उन्होंने कहा कि गंगा में कोई डॉल्फिन पर काम हुआ नहीं है आज तक, तो आप गंगा डॉल्फिन के लिए भी प्रोजेक्ट डेवलप करें। और मैंने प्रोजेक्ट डेवलप करके दिया और प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ। उसके बाद से पूरे गंगा क्षेत्र में हमने काम किया है। गौमुख से गंगा सागर तक की यात्रा, हरिद्वार से तो जो मछुआरों का छोटा नाव होता है, डेंगी कहते हैं लोकल भाषा में यहाँ, ओर ड्रिवन बोट से ही मैंने सर्वे किया और कंटिन्यूअस सर्वे किया। रात में ही बालू पर सो जाते थे और कंटिन्यूअस सर्वे चलता रहा। फिर सहायक नदियों में भी सर्वे किया, नेपाल के कर्नाली नदी में सर्वे किया और यूपी की नदियाँ, बिहार की नदियाँ, झारखंड की नदियाँ, बंगाल की नदियाँ, यहाँ तक कि ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश तक मैंने डॉल्फिन का काम किया। संरक्षण के लिए भी किया और ये जानने के लिए किया कि कहाँ कहाँ डॉल्फिन का अभी कितनी संख्या बची हुई है, क्या क्या खतरे हैं और क्या किया जा सकता है। इसके साथ में गंगा में विभिन्न तरह के खतरनाक रसायन भी आ गए हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र से भी आता है, हेल्थ के क्षेत्र से भी आ जाता है। तो गंगा के पेस्टिसाइड्स और जितने तरह के भी टॉक्सिक केमिकल्स थे, इसका भी विस्तृत अध्ययन किया और इसमें सहयोग मिला मुझे कई कंट्री के वैज्ञानिकों का। जापान का सबसे पहले सहयोग मिला था, इसके बाद अमेरिका से भी मिला, कनाडा से भी मिला और इन्वायरमेंट कनाडा के साथ फिर एक लंबा चला हमारा कोलैबोरेशन। बाद में एटमॉस्फेरिक जो केमिकल्स थे, टॉक्सिक केमिकल्स, उसका भी अध्ययन किया और एक बेस लाइन डाटा जनरेट किया केरल से कश्मीर तक, मिजोरम से गुजरात तक। गंगा की जहाँ तक बात सवाल है, तो गंगा का भी
बाद में मुझे पूरे बिहार से लेकर के बल्कि झारखंड तक का, राजमहल तक का वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग का काम दिया गया और हर महीने वाटर क्वालिटी के जो डिफरेंट पैरामीटर्स दिए गए थे उस पैरामीटर्स पर गंगा के पानी को एनालिसिस करके और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर डालता था। जब वेबसाइट नहीं था तो उस समय हम हार्ड कॉपी भेजते थे, मंत्रालय को भी भेजते थे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजते थे, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजते थे, बाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का भी। तो ये काम भी दिया गया कि आप परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कर दीजिए। भारत सरकार ने ही ये काम दिया था। तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी हम लोगों ने हर महीने लगातार 2016 तक काम करते रहे हैं। और गंगा में कितनी प्रजातियां मछलियों की बची हुई हैं, पहले का डाटा तो पब्लिश हुआ था लेकिन करंट डाटा नहीं था। तो पहले तो इंपीरियल कॉलेज लंदन के भी वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ गए थे और 93-95 में 106 स्पीसीज मछलियों का पटना के पास से 30 किलोमीटर के दूरी में और 365 दिन लैंडिंग साइट पर जा कर के सुबह 4 बजे सर्वे करके और दूसरे साल में फिर हम लोग डिसाइड किए कि महीने में 20 दिन किया जाए। तो 106 स्पीसीज मछलियों की प्रजाति मिली हमको पटना में गंगा में, जिसके सारे नमूने, सारे सैंपल आज भी हमारे पटना यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी में सुरक्षित है। और एक भी उसमें कोई बाहरी देश का मछली नहीं मिला था, एक्जॉटिक फिश जिसको कहते हैं। 365 दिन लैंडिंग साइट पर जा कर के सुबह 4 बजे सर्वे करके और दूसरे साल में फिर हम लोग डिसाइड किए कि महीने में 20 दिन किया जाए। तो 106 स्पीसीज मछलियों की प्रजाति मिली हमको पटना में गंगा में, जिसके सारे नमूने, सारे सैंपल आज भी हमारे पटना यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी में सुरक्षित है। और एक भी उसमें कोई बाहरी देश का मछली नहीं मिला था, एक्जॉटिक फिश जिसको कहते हैं। ये काम लगातार 31 वर्ष तक चला है हमारा। और मैंने फिर 2007-09 में देखा कि 106 स्पीसीज तो थी लेकिन उसमें 10 स्पीसीज गायब हो गई थी और 10 एक्जॉटिक स्पीसीज का फिश मछलियों का उसमें आ गया था। और अभी हाल में जो मेरे लेबोरेटरी में काम हुआ है, अभी उसकी थीसिस भी नहीं जमा हुआ है, तो मात्र 78 स्पीसीज मिल रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि गंगा में मछलियों का भी संख्या में कमी आ रही है, बायोडाइवर्सिटी में भी कमी आया है। और गंगा एक्शन प्लान के तहत ये था कि शहर के नाला का पानी को रोकना है और उसको गंगा में जाने से रोका जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि पटना जैसे शहर में मैं देख रहा हूँ कि 6 मेजर ड्रेन्स में एक भी ड्रेन अभी तक पूरा बंद नहीं हुआ है, उसका गंदा पानी गिरना। और जब ट्रीटमेंट प्लांट भी चल रहा था और हम लोग उसका मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो बेऊर और सैदपुर 2 ही मेजर ट्रीटमेंट प्लांट था। बाद में फिर छपरा में बना, मुंगेर में बना, भागलपुर में बना। इन सब का जिम्मा मेरे लेबोरेटरी को मुझे दिया गया था कि आप इसकी मॉनिटरिंग करें। और मैं देख रहा था कि ट्रीटमेंट के बाद भी जो खास करके सैदपुर का नाला का पानी था, उसको तो फिर नाला में ही छोड़ दिया जा रहा था, क्योंकि आगे तक शहर बस गया था और फिर उनका सारा नाला का पानी उसी में जा रहा था। तो वर्चुअली इट वॉज ऑफ नो यूज। और बाद में पहाड़ी में भी एक बन गया, उसकी ही मॉनिटरिंग करते रहे हम लोग। तो इस तरह से गंगा एक्शन प्लान के तहत, जिसको बाद में नमामि गंगे की संज्ञा दी गई, और 2016 तक मैंने इस काम को किया है। और इस बीच में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनी थी 2009 में, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय। मुझे भी एक्सपर्ट मेंबर के रूप में रखा गया था उस अथॉरिटी में। तो
पहली मीटिंग हुई थी 5 अक्टूबर 2009 और उसमें मैंने गंगा डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिलवाया। और इतना ही नहीं, गंगा के डॉल्फिन का विस्तृत अध्ययन भी कर रहा हूँ, पहले भी किया हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि गंगा में डॉल्फिन देखने के लिए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट रॉबर्ट जोएलिक भी 2011 में आए। उनके साथ में जयराम रमेश साहब थे जो मिनिस्टर थे केंद्र में, और बाद में प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन मोन्टेक सिंह अहलुवालिया साहब आए, वो भी 2 बार आए। और उन्होंने भी जब देखा कि गंगा में डॉल्फिन की संख्या बढ़ी भी है और दर्जनों न्यूली बॉर्न बेबी देखने को उनको मिला 2012 में फरवरी के महीने में, तो वो खुश हो करके मुझसे कहा कि मैं कुछ मदद करना चाहता हूँ, क्या मदद करूँ। मैंने कहा कि एक संस्था दे दिया जाए, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। और उसी समय वो तुरंत तैयार हो गए और कहा कि से आप प्रस्ताव भेजिए, जो भी आपको जितना भी पैसा चाहिए मांग लीजिए, मैं दे दूंगा। तो आज वो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री जी उसका विधिवत उद्घाटन भी कर चुके हैं। अभी काम ज़्यादा नहीं शुरू हुआ है, लेकिन काम शुरू होगा, क्योंकि इसी वर्ष उद्घाटन हुआ है मार्च के महीने में। नमामि गंगे जो सरकार की योजना है, उससे कितने संतुष्ट हैं और क्या कहेंगे इस संबंध में? नमामि गंगे योजना से संतुष्ट हूँ, पूरे संतुष्ट हूँ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जितने भी शहर के लिए और गांव के लिए भी जो काम किया गया है उसमें, क्योंकि गांव-गांव में भी टॉयलेट बनाए गए हैं और बहुत कई तरह की चीज़ें की गई हैं, शहर में किया गया है, लेकिन अभी तक एक भी ड्रेन इंटरसेप्ट टोटली नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्य है। मेरा यही है कि नमामि गंगे में अरबों अरब रुपया खर्च हो रहा है, तो इस पर कुछ रिजल्ट सामने आना चाहिए। ये बात है कि गंगा में बीओडी, डिजॉल्व ऑक्सीजन या केमिकल पैरामीटर में कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन गंगा के प्रवाह में कमी आ गई है। गंगा नदी में पानी की कमी हो रही है। उसके भी कई कारण हैं, क्योंकि गंगा के पानी एक तो रिचार्ज मान लिया हिमालय के बर्फ पिघलने से होता है, लेकिन जब बर्फ नहीं पिघलता है जाड़े के दिन में तो रिचार्ज होता है ग्राउंड वाटर से। अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज खुद होता है लेक से, पॉन्ड से या और भी जो पानी है के सोर्स हैं। मैक्सिमम लेक्स, वेटलैंड्स, ये सब सारे के सारे ध्वस्त हो गए हैं, भर गए हैं, वो विलुप्त हो गए हैं बहुत सारे। तो गंगा में जो ग्राउंड वाटर से रिचार्जिंग होती थी उसमें कमी आ रही है। फिर मेडिकल वेस्ट बहुत गंगा में जा रहा है, आज भी जा रहा है। उसके ट्रीटमेंट का उपाय नहीं किया गया है ज़्यादा, क्योंकि मेडिकल वेस्ट के लिए तो है कि पहले तो उसको इंसिनरेटर में जला ही देना चाहिए, और प्लस जो लिक्विड फॉर्म में है उसको भी गंगा में नहीं डिस्चार्ज होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पटना जैसे शहर में भी और अन्य शहरों में भी मेडिकल वेस्ट जा रहा है गंगा में। इस पर भी हम लोगों ने शोध किया है, पेपर पब्लिश किया है कि कितने तरह के रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इसमें आ गए हैं और कितने तरह के केमिकल्स इसमें आ गए हैं, खतरनाक केमिकल्स आ गए हैं। ये इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। गंगा एक्शन प्लान जो अब नमामि गंगे जिसको हम कह रहे हैं, उस योजना से मुझे संतुष्टि है कि एक बहुत अच्छी बात है। और ये भी मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मेडिकल वेस्ट के लिए तो है कि पहले तो उसको इंसिनरेटर में जला ही देना चाहिए, और प्लस जो लिक्विड फॉर्म में है उसको भी गंगा में नहीं डिस्चार्ज होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पटना जैसे शहर में भी और अन्य शहरों में भी मेडिकल वेस्ट जा रहा है गंगा में। इस पर भी हम लोगों ने शोध किया है, पेपर पब्लिश किया है कि कितने तरह के रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इसमें आ गए हैं और कितने तरह के केमिकल्स इसमें आ गए हैं, खतरनाक केमिकल्स आ गए हैं। ये इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। गंगा एक्शन प्लान जो अब नमामि गंगे जिसको हम कह रहे हैं, उस योजना से मुझे संतुष्टि है कि एक बहुत अच्छी बात है। और ये भी मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि थेम्स वाटर क्लीनिंग दुनिया के सबसे पहला नदी साफ करो योजना था। काफ़ी लंबे समय तक चला है वो योजना, सैकड़ों वर्ष तक चला है। तो आज थेम्स नदी बिल्कुल पोल्यूशन फ्री माना जाता है। मेरा यही मानना है कि काम अगर होता रहेगा
तो गंगा एक दिन साफ होगी। लेकिन आम आदमी की जितनी सहभागिता चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज भी दुनिया भर के सारे प्लास्टिक जा रहे हैं वहाँ, या मूर्ति विसर्जन के समय भी बहुत सारे खतरनाक केमिकल उसमें चले जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए भी इस तरह से मल्टी प्रॉन्ग्ड एक अप्रोच की ज़रूरत है कि हर तरह से हमको गंगा को साफ रखना है। तो हमको जितने तरह के भी सोर्सेज हैं उसको बंद करना होगा। उसके लिए आम जनता की सहभागिता चाहिए और राज्य सरकारों का भी उतना ही साथ होना चाहिए, उतना ही सहभागिता चाहिए जितना नमामि गंगा के लिए केंद्र सरकार हमारी तत्पर है। पूरा परिचय देंगे अपना। मैं रविंद्र कुमार सिन्हा हूँ। मैं पटना विश्वविद्यालय में प्राणी शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के रूप में रहा और वहीं हमारा गंगा प्रोजेक्ट का पूरी लेबोरेटरी थी। बाद में मैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का कुलपति बना और फिर 4 साल के लिए लगभग मैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का भी कुलपति रहा जम्मू कश्मीर में। पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है और इसके अलावा दुनिया के लगभग 10 अवार्ड मिल चुके हैं, क्योंकि नीदरलैंड का भी द ऑर्डर ऑफ गोल्डन आर्क, मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द नीदरलैंड्स, हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस बर्नहार्ड के हाथों 99 में ही नवंबर में मिल चुका था। अमेरिका का भी अवार्ड मिला हुआ है। कई जगह से अवार्ड मिला है मुझे। तो मुझे खुशी होती है कि काम करने का जो एक संतुष्टि होती है वो अवार्ड के थ्रू भी एक पहचान भी बनता है और संतुष्टि भी मुझे है इस बात की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।